टीवी के साथ बदलते भारत की शान। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार। मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। वही सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये सब जानने के बाद भी आप लोगों ने उस शापित खानदान में अपनी लड़की की शादी कैसे कर दी। मैं तो सोच कर आया था कि तुम्हें समझाकर यहाँ से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात फैलने लगी है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, किसी भी हालत वापस नहीं जाऊंगी मैं। यानी आपने फैसला ले लिया कि आपको ये रिश्ता खत्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये रिश्ता ही नहीं रखना तो ये आधी अधूरी बातों का क्या मतलब। अगर ये रिश्ता ही खत्म करना है तो इसे पूरी तरह ही खत्म कर लिया जाए। उस बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है, सावित्री का फैसला कभी गलत नहीं होता। लेकिन पापा, वक्त का इंतजार करो बेटा, एक दिन तुम भी समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ ही सही है। और तुम देख लेना, अगर सावित्री ने कहा है तो इस घर से बहुरानी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अमर और अमर के घर वालों से अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ माँ। कहीं ऐसा ना हो वो लोग रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार ना हो। हमें किसी की मेहरबानी और रिश्तों की भीख नहीं चाहिए। अगर टूटना है तो टूट जाने दीजिए ये रिश्ता। नहीं बेटा, सावित्री की जुबान से जो निकला है, देखो ईश्वर उसे कैसे पूरा करता है। सावित्री ने कभी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा और उसका परिणाम हमेशा अच्छा हुआ। अब चाहे जो भी परिणाम हो, अब तुम्हारा तलाक भी होगा और तुम पूरी तरह से आजाद होकर शहर भी जाओगी। अब इस रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता। अब तुम ही कोई राह दिखाओ, तुम ही इस रिश्ते को टूटने से बचाओ। हम हर काम तुम्हें साक्षी मानकर करते हैं, हर बात तुम्हें ही साक्षी मानकर कहते हैं। और तुम्हारे विश्वास के सहारे ही हमने ये कहा कि बहू का रिश्ता अपने परिवार से कभी नहीं टूटने देंगे। अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ भगवान, कोई तो चमत्कार करो कि ये रिश्ता कभी ना टूटे। भगवान, मेरे इस परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा लो। सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। मेम साहब, क्या बात हुई भुवन? मेरी बहन नंदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मेम साहब, एक बार से चल के देख लीजिए। तुम घबराओ मत, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट। हाँ, चलो भुवन।
क्या खाया था तुमने? जहर नहीं मिला तो जहरीला पौधा खा लिया, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। मैं मर जाना चाहती हूँ। क्या? लेकिन क्यों? आप ये बात भुवन भैया को मत बताइएगा। वो लल्लन, वो जबरन मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा और अब मुझे अपनाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने जहरीला पौधा खा लिया। लल्लन? जी हाँ, वही लल्लन जिसने आपकी जिंदगी में आग लगाई है, जिसने आपको आपके ससुराल से अलग कर दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। लल्लन मुझे सब कुछ बताता था। आपके और अमर बाबू के खिलाफ साजिश की गई है ताकि आप लोगों का रिश्ता टूट जाए। आपको मुझ पे यकीन नहीं होता तो आप चलिए मेरे साथ। मैं लल्लन से बात करूंगी और आप सब कुछ सुन लीजिएगा। तुम चल सकोगी ना? हाँ, मैं चल सकती हूँ। चलिए आप मेरे साथ। चलो। हेलो। हाँ मामा जी प्रणाम। हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ मामा जी। यही घर है लल्लन का। आज मैंने डॉक्टर के घर जाकर वो आग लगाई है कि सावित्री की बची खुची उम्मीदें भी जलकर खाक हो गई होंगी। मैंने आज अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका मतलब कि डॉक्टर ज्योति उनके घर की बहुरिया नहीं बनेगी? ये डॉक्टर ज्योति हमारे मकसद में सबसे बड़ी रुकावट थी। अरे ज्योति को मैंने हवेली से नहीं, जिंदगी से नहीं, इस गांव से बाहर भेजने के इंतजाम कर दिए। बस इतना ही नहीं, इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर ज्योति को मुझे फोन करके उसकी कानों में जहर भरना पड़ा कि तुम्हारी सास तुम्हारा करियर नहीं बनने देना चाहती, तुम्हारा भविष्य नहीं बनने देना चाहती। सावित्री उसके करियर की दुश्मन है, उसके भविष्य की दुश्मन है। अरे मुझे क्या क्या तरकीब नहीं लगानी पड़ी उन्हें अलग करने के लिए। अब इतना तो पक्का है कि अब ज्योति और अमर का रिश्ता नहीं रहेगा। क्या क्या नहीं बोला मैंने। कभी कभी तो मुझे खुद पर शक होता है कि सब मैं ही कर रही हूँ क्या। अम्मा, यानी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बहू बनेगी नहीं तो औलाद कहाँ से पैदा होगा? अरे बेटा, बस 15 महीने की तो बात है। अगर 15 महीने में औलाद पैदा नहीं हुई तो सावित्री को ये गांव छोड़कर बाहर जाना होगा और फिर मैं इस गांव की बनूंगी मुखिया और इस गांव की सारी बागडोर मेरे हाथ में होगी। अम्मा, अगर तुम इस गांव की मुखिया बनोगी तो इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरा साम्राज्य चलेगा, लल्लन का। पता है लल्लन, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और सावित्री का रुतबा कम करने के लिए मैंने वो किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे उनका खानदान पूरे गांव में शापित था कि 5 पुश्तों से उनकी यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैंने वो किया जिसकी वजह से आज तक हम उन्हें ताने देते हैं। अम्मा, ऐसी कौन सी बात है जो आपने आज तक हमसे छिपाया? बेटा,
बहुत पुरानी बात है। शादी के 1 साल बाद ही सावित्री माँ बनने वाली थी, लेकिन तब तक तू पैदा नहीं हुआ था। मेरी कोख खाली थी और उनके खानदान पर श्रापित का कलंक लगा हुआ था, और वो कलंक मिटने ही वाला था। उनके खानदान में वारिस आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं अंदर ही अंदर ज्वाला की आग में जल रही थी, क्योंकि हवेली में खुशियां मनाई जा रही थी, धूमधाम हो रही थी। लेकिन मैंने भगवान से दुआ करी कि हे भगवान, लड़का पैदा ना हो। लेकिन सावित्री को लड़का पैदा हो गया, और गांव में उनका वो जो श्रापित का कलंक था उनके खानदान पर, वो मिट गया। अब गांव वालों के सामने उनका खानदान श्रापित नहीं था, क्योंकि सावित्री एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। फिर मैंने ऐसा किया जैसा तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्या किया? मैंने अपने इन हाथों से सावित्री के बच्चे का गला घोट दिया। और इस तरह से मैंने उसे जिंदगी में पहली मात दी, और उसके बाद सावित्री दोबारा मां नहीं बन पाई। और मैंने गांव में फिर से ये बात फैला दी कि ये खानदान शापित है, इस खानदान में औलाद पैदा नहीं हो सकती। और फिर सावित्री को डॉक्टर अमर को गोद लेना पड़ा। अम्मा, अब ये खानदान गांव में और भी स्थापित होगा। अगर बच्चा पैदा होके मर सकता है तो जवान होके काहे ना? हो सके बाद सावित्री देवी की पूरी जायदाद हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इंतजार है उस 15 महीने का, जब इस गांव से बेइज्जत करके बाहर निकाली जाएगी। अरे बिटुआ, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा उस दिन। वो दिन अब कभी नहीं आएगा। अब वो दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम यहाँ कैसे आई? मैं आपका असली चेहरा देखने और आपकी सच्चाई सुनने चली आई। मैं तो आपको एक औरत समझती थी, लेकिन आप तो एक औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। देखो तुम, देखना तो अब आप लोगों को है। आधी जिंदगी तो दूसरों की खुशियां देखकर जलने में बिता दी, और आधी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मिटते देखने के लिए तैयार रहिए। आप माँ जी को जो बुरे दिन दिखाना चाहती थी ना, उससे भी बदतर दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। आप दोनों के आज से बुरे दिन शुरू। अच्छा, चल चल। होता यही है कि हम एक दूसरे के दुख को देखकर और दुखी हो जाते हैं। तुम हमें दुखी नहीं देखना चाहते, और हम तुम्हें दुखी देख नहीं सकते। ये वक्त बदलेगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसा क्या हो गया ज्योति? तुम हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। तुम्हें देखकर जो सबकी आंखों में सपने पलने लगे थे, तुम्हें उनका जरा भी ख्याल नहीं आया। पता नहीं तुम क्या महसूस कर रही होगी, लेकिन मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद ये हवेली सूनी हो गई है। तुम्हारे जाने का दुख मुझे तो है ही, लेकिन उससे बड़ा कम मां तुम्हें भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं मैं? कहां से इस घर की खुशियां ढूंढ कर लेकर आऊं? माँ, आप बैठिए। बेटा, तुम उनसे नाराज हो? नहीं माँ, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं एक बार खुद से नाराज हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन आपसे कभी नहीं। खुद से क्यों नाराज होगे तुम? माँ, मैं आपको खुश नहीं रख सका, तो उसका जिम्मेदार तो मैं खुद को ही समझूंगा। मेरा यकीन कीजिए माँ, अगर मेरे बस में होता तो आपकी खुशी के लिए मैं ज्योति की खुशामद करके उसे किसी भी हाल में वापस ले आता। नहीं बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना बेटा। ये सब तो तकदीर के खेल हैं जो इंसान को देखने होते हैं। और आज जिंदगी में पहली बार हमारा हाथ उठ गया तुम पर। बस उसके लिए तुमसे माफी मांगने आए थे। नहीं माँ, माँ बाप और बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं माँ, बच्चों से माफी मांगने के लिए नहीं। जब आप अपना हाथ मेरे सर पर रखती है ना, तो ऐसा लगता है कि जगत भर का सुख मिल गया। नहीं माँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। बताइए, आपको खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत कर बेटा। ऐसे हालात में होता यही है कि हम एक दूसरे के दुख को देखकर और दुखी हो जाते हैं। तुम हमें दुखी नहीं देखना चाहते और हम तुम्हें दुखी देख नहीं सकते। ये वक्त बदलेगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। इतनी देर कहाँ
लगा दी होगी ज्योति ने, वो भी इतनी रात के वक्त? कुछ सच्चाई दिन के उजाले में नजर नहीं आती, रात के अंधेरे में नजर आ जाती है माँ, और वही सच्चाई मैं देखकर आ रही हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। इतनी देर कहाँ लगा दी होगी ज्योति ने, वो भी इतनी रात के वक्त? कहाँ रह गई थी बेटा? ज्योति, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ सच्चाई दिन के उजाले में नजर नहीं आती, रात के अंधेरे में नजर आ जाती है माँ, और वही सच्चाई मैं देखकर आ रही हूँ। अगर ये सच मेरे सामने नहीं आता ना, तो ना जाने कितने लोगों के दुख का कारण मैं बन जाती। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया माँ। मम्मी, दीदी ये क्या कह रही है? लगता है तेरे पापा आ गए। हाँ। मैं भी आपको तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप मुझे खुद से इजाजत नहीं देती। अगर बहू ने कोई फैसला किया है तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, और अगर वो शहर जाना चाहती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? अगर जाना ही था तो हमसे कहा होता, तो सम्मान से भेजते हम, लेकिन ये तो अपना सूटकेस लेकर आ गई। ज्योति बेटा, शहर में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, और एक बड़े से हॉस्पिटल में बात भी कर ली है, और शहर में जाने के लिए ये फ्लाइट का टिकट, सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है, और अब कोई भी समस्या नहीं होगी तुम्हें। पापा, पहले ये तो पूछिए दीदी रो क्यों रही हैं? और ये किस सच्चाई की बात कर रही है? ऐसी कौन सी सच्चाई इसके सामने आ गई है? अरे बहुरिया, तुम? अंबिका मौसी की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं उनका असली रूप अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। हम सारी सच्चाई जानना चाहते हैं बहू। मैं आपको सब बताती हूँ माँ जी। मैंने खुद उनकी जुबान से सुना है, आपके बच्चे को मारने वाली अंबिका मौसी ही थी। क्या? मन ही चांदी, मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए।
हमारे साथ मौजूद है रीटा बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लोकसभा सांसद है। हर व्यक्ति को किसी न किसी विधा में अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने, माताजी ने स्पष्ट कह दिया था कि राजनीति की तरफ देखो मत, और अगर देखो तो तब देखो जब आर्थिक रूप से अपने पैर आपके सशक्त हों, मजबूत हों। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ जनता के प्रति, समाज के प्रति अपने सरोकारों का भी जिम्मेदारी और बोध हमें बचपन से रहा। तो मैं ये कहूँगी कि अंदर से भी इच्छा थी कि कोई ऐसी जगह बैठे जहाँ से हम अपने माता पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद, और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं वहां पहले कौन पहुंचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल, और वो भी मात्र 2? बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है, और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।